यार, आज हम उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं और इसका आधार है डॉक्टर अजय रावत की किताब उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, जिसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है। जी। हमारा इरादा है कि हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर करीब करीब 1947 तक के जो अहम पड़ाव रहे हैं, जो बदलाव आए हैं, उन्हें समझें। हम्म। मतलब वो पुरातात्विक खोजें हों, पुराने ग्रंथ हों या फिर प्रशासन में जो बदलाव हुए, सब पर नजर डालेंगे। बिल्कुल। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस इलाके का इतिहास कितना पुराना और कितना विविध है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। प्रागैतिहासिक उत्तराखंड, ये जो शैल चित्र मिले हैं, वो क्या कहानी कहते हैं? देखिए, ये शैल चित्र, खासकर जो अल्मोड़ा और चमोली में मिले हैं, ये हजारों साल पहले यहाँ इंसानी बसाहट का एक सीधा सबूत है। 1998 में अल्मोड़ा के पास सुयाल नदी के किनारे जो लखू उजियार की खोज हुई, वो तो एक मील का पत्थर साबित हुई। लखूडियार, हाँ सुना है इसके बारे में। ये कोई खास तरह की गुफा है? हाँ, मतलब गुफा तो नहीं, एक बड़ा शैलाश्रय है। हाँ। नागफनी जैसा आकार है इसका। हाँ। और कमाल की बात यह है कि ये सड़क से ही दिख जाता है। अच्छा, और इन चित्रों में क्या खास है? मतलब क्या बनाया है उन लोगों ने? अरे, उनमें तो जिंदगी की पूरी झलक है। हाँ। सफेद, गेरू, गुलाबी, काले, इन रंगों से चित्र बनाए हैं हाँ। और दिखाते हैं कि शायद उस जमाने के लोग मिलजुल कर नाचते गाते थे। नाचते गाते हुए, वाह। हाँ, एक चित्र में तो करीब 34 लोग हैं, दूसरे में 28, सब नाच रहे हैं। फिर शिकार के दृश्य हैं, रोजमर्रा के काम हैं, कुछ ज्यामितीय डिजाइन भी हैं। हम्म। हालांकि ये बात सही है कि इतने सालों में धूप और बारिश से थोड़े धुंधले पड़ गए हैं, हाँ। पर फिर भी हाँ। ये उस दौर की सोच और समाज की एक खिड़की तो खोलते ही हैं। और लखू उडियार के अलावा भी ऐसी जगह है? हाँ हाँ, बिल्कुल। हौड़ा में ही फड़कानौली है, पेटशाल है, लोईथाप, और गढ़वाल में गोरखा उड़ियार, किमनी गांव, कई जगह हैं। दुख की बात यह है कि पेटशाल जैसी कुछ जगहों को वो पत्थर निकालने वालों ने थोड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। ओह, ये तो बुरा हुआ। अच्छा, ये तो हुई पत्थर युग की बात। जब धातु का जमाना आया, तब के क्या निशान मिलते हैं? आपने कुछ तांबे की मानवाकृतियों का जिक्र किया था। हाँ, वो भी बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। अल्मोड़ा से मिली हैं, बनकोट से 8 मिली, फिर नैनी पातल से भी 5 मिली। तांबे की बनी हुई इंसान जैसी शक्ल की आकृतियां। इंसान जैसी शक्ल की। तो इनका करते क्या थे? कोई हथियार या पूजा पाठ की चीज? बस यही सवाल है। मतलब इतिहासकारों में इसको लेकर काफी, क्या कहते हैं, अलग अलग राय है। कोई कहता है ये शिकार के लिए बूमरैंग जैसे थे। बूमरैंग? अच्छा, हाँ। कोई कहता है नहीं, ये धार्मिक अनुष्ठानों में काम आते थे, जैसे संथालों की कुलाड़ियां होती हैं। कुछ विद्वान इन्हें देवी देवता का रूप मानते हैं, तो कोई इन्हें परशु यानी फरसे का ही मानवीकरण बताता है। तो मतलब पक्का कुछ नहीं कह देखिए, सकते। शायद ये कोई खास किस्म का हथियार रहा हो, जिसका कोई धार्मिक महत्व भी रहा हो, ये भी हो सकता है। हम्म। पर ये आकृतियां एक और जरूरी बात बताती हैं कि उस जमाने में कुमाऊं का गंगा घाटी की जो ताम्र संस्कृति थी, उससे गहरा नाता था। हम्म। चीजों का, विचारों का लेन देन होता था। सही बात है। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं, ये उस वक्त के कनेक्शन के सबूत है। बिल्कुल। और वो जो चट्टानों पर गोल गड्ढे मिलते हैं, कप मार्क्स, उनका क्या मतलब है? हाँ, कपमार्क्स या ओखलियां, ये महापाषाण काल के निशान हैं। इनके साथ कब्रें भी मिली हैं, पत्थर के बड़े बड़े खंबे, मेन्हिर भी मिले हैं। ये सब दिखाता है कि यहाँ एक काफी विकसित संस्कृति थी। विकसित संस्कृति जैसे? जैसे द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर के पास 12 लाइनों में ये कपमार्क्स मिले हैं। नौला गांव में 73 मिले हैं। ये शायद कोई खगोलीय गणना या कोई धार्मिक रीति रिवाज से जुड़े हों। अच्छा, और कब्रों में क्या मिला? गढ़वाल के मलारी गांव में तो कमाल की चीजें मिली। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने खोजी थी, फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने भी काम किया। कब्रों के अंदर से लोहे के औजार, जानवरों के कंकाल, सोने का मुखौटा, सोने का मुखौटा? हाँ, और मिट्टी के बर्तन, कांसे का कटोरा भी। सोचिए, उस जमाने में भी शवों के साथ इतना सामान दफनाने का रिवाज था। हम्म। ये वाकई उस वक्त के समाज और उनके विश्वासों के बारे में बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल। और हरिद्वार के पास बहादुराबाद में भी तांबे के औजार और बर्तन मिले हैं, जो शायद ताम्रयुगीन बस्तियों के निशान हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक सबूत तो काफी कुछ कह रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास को समझने में साहित्यिक स्रोत, मतलब जो लिखा हुआ मिलता है, वो कितना मददगार है? वेदों पुराणों में क्या जिक्र है इस इलाके का? देखिए, खुदाई से मिली चीजें अपनी जगह हैं, पर वो एक हद तक ही बताती हैं। साहित्य हमें नाम देता है, कहानियां देता है, उस दौर की मान्यताएं बताता है।
वेदों में गढ़वाल के निचले इलाकों का जिक्र तो है, पर कुमाऊं का खास नहीं मिलता। ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे उत्तर कुरु कहा गया है। उत्तर कुरु। हाँ, और कौशितकी ब्राह्मण में बद्री आश्रम को वाक देवी यानी देवी सरस्वती का निवास बताया गया है। अच्छा, और स्कंद पुराण के केदारखंड और मानसखंड ये तो बहुत मशहूर हैं। अरे वो तो उत्तराखंड की आत्मा जैसे हैं। इनमें यहाँ की नदियों, पहाड़ों, तीर्थों का ऐसा गुणगान है, ऐसा वर्णन है कि समझ आता है इसे देवभूमि क्यों कहते हैं। केदारखंड में तो गढ़वाल की सीमाएं तक बताई गई हैं, हरिद्वार से हिमालय तक और टॉन्स नदी से लेकर नंदा देवी पर्वत तक। और ये भी लिखा है कि ये भूमि इतनी पवित्र है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने को तरसते हैं। तो ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उस वक्त के भूगोल और सांस्कृतिक महत्व के दस्तावेज भी हैं। क्या इन ग्रंथों में किसी शुरुआती राजवंश का भी पता चलता है? जैसे कुनिंदों का नाम सुना है। हाँ, कुनिंदों का जिक्र आता है। माना जाता है कि उन्होंने अपने एक देवता थे चत्रेश्वर, उनके नाम पर चत्रेश्वर प्रकार के सिक्के चलाए थे। अच्छा, अपने देवता के नाम पर सिक्के। जी, और दिलचस्प बात यह है कि जब पहली से तीसरी सदी में उत्तर भारत में शक्तिशाली कुषाणों का राज आया, तब भी कुनिंद पहाड़ों में अपनी आजादी बचाए रखने में कामयाब रहे। मतलब कुषाणों के होते हुए भी। हाँ, मैदानी इलाके जैसे तराई वगैरह वो शायद कुषाणों के पास चले गए थे क्योंकि वहां कुषाण सिक्के मिलते हैं, लेकिन पहाड़ों पर कुनिंदों का अपना राज कायम रहा। और बाद में जब कुषाण कमजोर पड़े तो कुनिंदों ने मैदानों में फिर से अपनी ताकत बढ़ाई। ये दिखाता है कि बाहरी शक्तियों के बावजूद स्थानीय ताकतें बनी रहीं, संघर्ष चलता रहा। ये अहम बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मध्यकाल की तरफ। ये ब्रह्मपुर और स्त्री राज्य, ये क्या चीजें थी? देखिए, डॉक्टर अवस्थी जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद पूरे कुमाऊं और गढ़वाल इलाके को मिलाकर ही ब्रह्मपुर कहा जाता था। अच्छा, पूरा इलाका। हाँ, और वो जो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने स्त्री राज्य का जिक्र किया है। हाँ, स्त्री राज्य। हाँ, मतलब जहां महिलाओं का राज था। हाँ, या शायद उनका प्रभाव ज्यादा था। उसको लेकर थोड़ी बहस है। कुछ कहते हैं ये ब्रह्मपुर के उत्तर में था, कुछ मानते हैं कि ये कुमाऊं गढ़वाल में ही था। हो सकता है ये प्रथा गढ़वाल में राजा सोनपाल के समय तक चली हो। राजा सोनपाल, और यहीं परमार वंश की एंट्री होती है ना, कनकपाल के साथ। बिल्कुल, करीब 688 ईस्वी के आसपास। कहानी तो यही कहती है कि कनकपाल बाहर से आए थे और राजा सोनपाल के दामाद बन गए। शायद इसलिए कि सोनपाल का कोई बेटा नहीं था। अच्छा, तो बाहर ही थे वो। हाँ, और उनके आने से गढ़वाल में वो स्त्री राज्य वाली बात खत्म हो गई। मतलब एक बाहरी व्यक्ति के सत्ता में आने से एक स्थानीय परंपरा बदल गई। और गढ़वाल नाम का इस्तेमाल भी काफी बाद में मिलता है, करीब 1700 ईस्वी के आसपास, महाराजा फतेहपति शाह के एक ताम्रपत्र में। उस दौर का समाज कैसा था? मतलब कौन लोग रहते थे? किरात, खश और बाहर से भी लोग आए? माना जाता है कि किरात यहाँ के सबसे पुराने बाशिंदे थे। फिर कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद मैदानों से आर्य लोग शरणार्थी बनकर आए, जो धीरे धीरे शासक बन गए। अच्छा। और उन्होंने शायद किरातों को शूद्र या अर्धशूद्र का दर्जा दिया। आज के जो शिल्पकार समुदाय के लोग हैं वो उन्हीं के वंशज माने जाते हैं और खुद को यहीं का मूल निवासी मानते हैं। जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय अपना नाता मैदानों से जोड़ते हैं। हाँ, अक्सर फिर खश जाति का भी जिक्र आता है। लंबे तगड़े लोग थे। पुराने साहित्य में उनका जिक्र कम है, पर बाद में वो भी खुद को आर्यों से जोड़ने में गर्व महसूस करने लगे। तो ये दिखाता है कि समाज बदल रहा था, पहचानें बदल रही थी। और जमीन नापने के तरीके भी बड़े अनोखे थे। द्रोणवाप, कुलव्यवाप, नाली, ये आज के जमाने से कितने अलग थे। ये बड़े व्यावहारिक तरीके थे। द्रोणवाप मतलब उतनी जमीन जिसमें करीब 32 सेर बीज बोया जा सके। अच्छा, बीज के हिसाब से। हाँ, कुलव्यवाप उससे 8 गुना बड़ा था। और नाली, जो आज भी कई जगह चलती है, वो करीब 2 किलो अनाज रखने वाले बर्तन के आयतन पर आधारित थी। और इसमें भी फर्क था। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि कत्योर में नाली बड़ी होती थी और सोर में छोटी। इसी पर तो वो कहावत बनी, सोर की नाली कत्योड़ को मानो, ज्वे जय छुली खसम जय नानो। अच्छा ये तो बढ़िया। ये सिर्फ माप की इकाई नहीं, ये उस जमाने की स्थानीय भिन्नताओं और लोक जीवन का आईना है। सही बात है। अच्छा, पैसों का क्या हिसाब था? क्या चंद राजा अपने सिक्के छापते थे? नहीं, अब चंद राजाओं के समय में ज्यादातर दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों के सिक्के ही चलते थे। उनके जो ताम्रपत्र मिलते हैं उनमें रुपया, पैसे का जिक्र आता है। सैनिकों या कर्मचारियों को भी तनख्वाह में नकद के बजाय अक्सर जमीन ही दे दी जाती थी। हाँ, बॉर्डर के जो गांव थे जहां तिब्बत से व्यापार होता था, वहां तिब्बती सिक्के भी चलते थे, भोटिया या शौका व्यापारियों के कारण।
लेकिन गढ़वाल में तो कुछ राजाओं ने अपने सिक्के चलाए थे, है ना? हाँ, ये एक अहम फर्क है। गढ़वाल में फतेहपति शाह, प्रदीप शाह और प्रद्युम्न शाह, इन 3 राजाओं ने अपने सिक्के जारी किए। अच्छा, उन पर क्या लिखा होता था? फतेहपति शाह के सिक्के पर तो लिखा है, बद्रीनाथ कृपया मुद्रा जयति राजते 1757। बद्रीनाथ के नाम पर? हाँ, अंदाजा यह लगाया जाता है कि ये शायद खास तौर पर बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए ही बनवाए गए थे, ताकि उन सिक्कों को चढ़ाने से बचाया जा सके जिन पर मुस्लिम शासकों के नाम होते थे। ये एक तरह का सांस्कृतिक प्रतिरोध भी दिखाता है। दिलचस्प। पर इसका मतलब ये भी हुआ कि आम लेन-देन में शायद वहां भी दिल्ली वाले सिक्के ही चलते होंगे। हाँ, ज्यादा संभावना यही है। अच्छा, प्रशासन कैसे चलता था इन राजाओं का? चंद राजाओं के सलाहकार कौन होते थे? चंद दरबार में 2 बड़े ताकतवर गुट थे, हम्म, मेहरा और फरत्याल। इनके सलाहकारों का बहुत दबदबा रहता था। मेहरा और फरत्याल। हाँ, इसके अलावा ब्राह्मण सलाहकार होते थे और पौरी 15 बिस्वा कहे जाने वाले कुछ कारीगर जातियों के प्रतिनिधि भी राजा को सलाह देते थे। हम्म, जो बड़े पद थे, जैसे दीवान यानी प्रधानमंत्री या बख्शी यानी सेनापति, उनका चुनाव इन मेहरा फरत्याल गुटों के बहुमत पर निर्भर करता था। मतलब गुटबाजी चलती थी। बिल्कुल। और कभी-कभी तो ये पद पुश्तैनी भी हो जाते थे। जैसे शिवदेव जोशी के बाद उनके परिवार के हरखदेव जोशी दीवान बने। हम्म, इनके नीचे और भी मंत्री या सचिव होते थे, जिन्हें काम के बदले जमीन मिलती थी। हम्म, ताम्रपत्र बनाने वाले तमोता या टमटा होते थे। राजा की निजी जमीन जोतने वाले हलवाहे होते थे। उन्हें भी काम के बदले जमीन मिलती थी। और टैक्स का क्या सिस्टम था? वो 36 रकम 32 कलम क्या था? हाँ, ये चंदों की टैक्स प्रणाली का नाम था। इसमें कई तरह के टैक्स शामिल थे और राजा लक्ष्मीचंद तो बहुत ज्यादा टैक्स लगाने के लिए जाने जाते थे। अच्छा। फिर जब गोरखा आए, उन्होंने भी कुछ पुराने टैक्स जारी रखे और कुछ नए लगा दिए। जैसे ब्राह्मणों पर कुसही नाम का टैक्स लगा दिया। ब्राह्मणों पर टैक्स? हाँ, और हद तो ये थी कि महिलाओं के छत पर चढ़ने पर भी जुर्माना था। क्या बात कर रहे हैं? जी। वैसे जमीन दान देने का रिवाज भी था। संकल्प, रौत, गूंठ, मंदिर को दान, इसे ताम्रपत्र पर लिखकर पक्का किया जाता था। हम्म, और उसमें साफ लिखा होता था कि दान पाने वाले को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कर तोड़ दिए गए हैं। हम्म। अच्छा, ये राजा लोग थे कौन? मतलब चंद और परमार कहाँ से आए माने जाते हैं? चंद राजा तो खुद को चंद्रवंशी राजपूत मानते थे और काफी हद तक मैदानी राजाओं की परंपराओं का पालन करते थे। हम्म, परमारों के बारे में आम धारणा यह है कि वो गुजरात यानी गुज्जर देश से आए थे। गुजरात से? इसका कोई सबूत? एक बड़ा सबूत आदि बद्री मंदिर की बनावट को माना जाता है, जो गुजरात और राजस्थान के सोलंकी मंदिरों की शैली से मिलती जुलती है। और यह भी माना जाता है कि कनकपाल के साथ कई राजपूत जातियां जैसे गोरला, रावत, रौतेला वगैरह वो गुजरात से ही आई थीं। ये थ्योरी उनके मालवा की धारा नगरी से आने वाले विचार को थोड़ा चुनौती देती है। और राजा अजयपाल, जिनकी तुलना अशोक से की जाती है, क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उस समय गढ़वाल छोटे छोटे 52 किलों या गढ़ों में बटा हुआ था। अजयपाल ने उन सबको जीता और एक बड़ा राज्य बनाया, गढ़वाल राज्य। 52 गढ़ों को जीता? हाँ, इसमें आज का देहरादून, सहारनपुर का कुछ हिस्सा, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, बिजनौर का भाग, चमोली, ये सब शामिल था। आओ। और जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म अपना लिया था, वैसे ही अजयपाल ने बाद में गोरखनाथ पंथ अपना लिया। उन्हें गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक माना जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ सैन्य विजय नहीं थी, ये गढ़वाल की एक राजनीतिक पहचान बनाने की तरफ बड़ा कदम था। बिल्कुल, जिसकी गूंज आज तक है। उनके बाद सहजपाल हुए, जो अकबर के समय में थे। मुगल साम्राज्य इतना फैल गया, पर गढ़वाल फिर भी आजाद रहा। हाँ, दिल्ली से रिश्ते बने रहे। और फिर प्रद्युम्न शाह के समय के ताम्रपत्र मिलते हैं, जिनमें भूमिदान का जिक्र है और गवाहों के तौर पर कई अधिकारियों के नाम लिखे हैं, वजीर, दीवान वगैरह। इससे उस समय के प्रशासन की झलक मिलती है। चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब गोरखा आए और फिर अंग्रेज। गोरखाओं की छवि तो बहुत बहादुर लड़ाकों की है, पर शासक के तौर पर उनका राज कैसा था? देखिए, गोरखा सैनिक वाकई अपनी हिम्मत, सहन शक्ति और हंसमुख मिजाज के लिए मशहूर थे। हम्म, अंग्रेज भी उनकी बहादुरी के कायल थे। विश्व युद्धों में भी उनकी तारीफ हुई। हम्म, लेकिन शासक के तौर पर उनका दौर काफी कठोर माना जाता है। 1815 में कैप्टन हेरसे ने लिखा भी है कि जीतने के बाद वो काफी क्रूर हो जाते थे। ओह, उनकी टैक्स नीति बहुत सख्त थी। हम्म, पुराने चंदों वाले टैक्स तो रखे ही, ऊपर से नए भी लगा दिए। जैसे वो कुसही वाला टैक्स
या छत पर चढ़ने पर जुर्माना। हाँ, वो तो बहुत अजीब था। प्रशासन में उन्होंने ब्रिटिश रैंक अपना लिए थे, कर्नल, मेजर वगैरह। सैनिकों को 2 हिस्सों में बांटा था, जागरिया यानी जो एक्टिव ड्यूटी पर हैं, और ढाकरिया यानी रिजर्व वाले। अच्छा। हालांकि युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। कलुंगा में उनकी वीरता के सम्मान में तो अंग्रेजों ने स्मारक भी बनवाया। अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा जैसे उनके काबिल अफसर थे। फिर अंग्रेज आ गए। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद क्या बड़े बदलाव हुए? बहुत बड़ा बदलाव आया। अंग्रेजों ने कुमाऊं को तो सीधे अपने राज में मिला लिया, लेकिन गढ़वाल को बांट दिया। बांट दिया? कैसे? आधा हिस्सा यानी आज का पौड़ी गढ़वाल वाला इलाका, वो ब्रिटिश गढ़वाल बन गया और सीधे अंग्रेजों के नीचे आ गया। बाकी हिस्सा टिहरी रियासत के तौर पर परमार राजाओं के पास ही रहा, लेकिन अंग्रेजों के संरक्षण में। अच्छा, टिहरी रियासत अलग रही और ब्रिटिश कुमाऊं, जिसमें ब्रिटिश गढ़वाल भी था, उसे नॉन रेगुलेशन टेरिटरी बनाया गया। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी के जटिल कानून थे, वो यहाँ सीधे सीधे लागू नहीं होंगे। स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ की जरूरतों और हालात के हिसाब से नियम बनाने की थोड़ी ज्यादा आजादी थी। मतलब थोड़ा अलग सिस्टम। हाँ, प्रशासन को सरल रखने की कोशिश थी, पर नियंत्रण पूरा अंग्रेजों का ही था। टिहरी रियासत एक तरह से प्रोटेक्टेड स्टेट बन गई। राजा अंदरूनी मामले देख सकते थे, पर बाहरी मामले और रक्षा अंग्रेजों के हाथ में थी। ब्रिटिश गढ़वाल में प्रशासन कैसे चलता था? वो बैकेट बंदोबस्त का जिक्र आता है, वो क्या था? गांव के लेवल पर तो पुराने प्रधान यानी मुखिया और सयाना या थोकदार, जो कई गांवों के मुखिया होते थे, वो बने रहे। वो सरकार और जनता के बीच की कड़ी थे। बैकेट बंदोबस्त, जो 1863 से 73 के बीच हुआ, वो बहुत अहम था। इसमें पहली बार पूरे इलाके की जमीन की ढंग से पैमाइश हुई। अच्छा, नापजोख हुई। हाँ, हर खेत का लगान तय किया गया, गांव की सीमाएं पक्की कर दी गईं, और जो जमीन किसी की मिल्कियत नहीं थी, जैसे बंजर जमीन या जंगल, उसे केसर हिंद यानी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। इससे तो सरकार का कंट्रोल बढ़ गया होगा। बिल्कुल, सरकार की आमदनी बढ़ी, लेकिन लगान वसूली के तरीके काफी सख्त थे। और जंगलों का क्या हुआ? वो तो उत्तराखंड के लिए हमेशा से बहुत जरूरी रहे हैं। हाँ, और अंग्रेजों ने जंगलों पर सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। 1893 में तो सारी बंजर जमीन को भी जंगलों में शामिल कर लिया गया। सारी बंजर जमीन को? हाँ, पेड़ काटने के नियम बना दिए गए। हालांकि लकड़ी के ठेकेदार अक्सर उनकी अनदेखी करते थे। जंगलों को बंद यानी रिजर्व्ड और खुले यानी ओपन में बांटा गया। बंद जंगलों से लकड़ी काटने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी पड़ती थी। बाद में इन्हें क्लास ए सरकारी और क्लास बी, जिन पर गांव वालों के कुछ हक थे, में बांटा गया। पहाड़ों में जानवरों के लिए जो छप्पर बनाते थे, खर्क, उन पर भी नियम लग गए। पानी से चलने वाली चक्कियों, घराट, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। इससे तो आम लोगों के हक कम हो गए होंगे। बिल्कुल, उनके पारंपरिक हक छीन गए और इससे लोगों में नाराजगी बहुत बढ़ी, जो बाद में आंदोलनों की वजह बनी। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ सुधार वाले काम भी तो किए होंगे। सड़कें, रेल वगैरह। शुरुआती जो कमिश्नर थे, जैसे ड्रेल और रैमजे, उन्होंने काफी काम किया। ट्रेल ने केदारनाथ, बद्रीनाथ और बागेश्वर मिलम जैसे तीर्थ और व्यापार के रास्ते सुधारे, कई पुल बनवाए। अच्छा। 1884 तक रेल लाइन नजीबाबाद तक आ गई थी। फिर 1890 में जब दूसरी गढ़वाल राइफल्स बनी, तो फौज में भर्ती होने से इलाके की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा मिला। और शुरू में लोगों को अंग्रेजी राज कैसा लगा? देखिए, शुरू में लोगों को लगा कि गोरखाओं के कठोर राज से छुटकारा मिला है। कमिश्नर रैमजे जैसे कुछ अफसर काफी लोकप्रिय भी हुए। शायद इसीलिए 1857 के गदर का यहाँ ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। वो कुली बेगार वाला मुद्दा उठ गया। हाँ, कुली बेगार, ये एक बहुत बड़ी और अपमानजनक प्रथा थी। इसमें गांव वालों को बिना पैसे दिए अंग्रेज अफसरों और उनके लाव लश्कर का सामान ढोना पड़ता था। उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था। बिना पैसे दिए? हाँ, बिल्कुल मुफ्त में। इसके खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था और फिर जबरदस्त आंदोलन हुआ। मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जैसे बड़े नेता इसमें शामिल हुए। और इसका अंत कैसे हुआ? इसका अंत हुआ 1921 में, बागेश्वर में। बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में सरयू नदी के किनारे हजारों लोग जमा हुए और उन्होंने कूली बेगार के जो रजिस्टर थे, जिनमें लोगों के नाम लिखे होते थे, उन्हें फाड़कर नदी में बहा दिया। वाह, ये तो बड़ी घटना थी। हाँ, ये असहयोग आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत थी उत्तराखंड में। और यहीं से आजादी की लड़ाई में यहाँ के लोगों की सक्रिय भागीदारी की एक नई शुरुआत हुई। ये आग फिर पूरे उत्तराखंड में फैली। कानूनी मोर्चे पर भी कुछ बदलाव हुए।
वो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट 1874 का जिक्र आता है। हाँ, 1874 का ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि कुमाऊं जैसे जो इलाके पिछड़े माने जाते थे, उनके लिए अलग से और आसानी से कानून बनाए और लागू किए जा सकें। अच्छा, मतलब स्पेशल कानून। हाँ, गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया कि वो सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन निकालकर यहाँ कोई भी कानून लागू कर सकते हैं या बदल सकते हैं। इसके तहत कई नियम बने, जैसे किराए को लेकर, नई जमीन बसाने, नयाबाद को लेकर, सिंचाई, पटवारियों को पुलिस के अधिकार देने, ये सब इसी एक्ट के तहत हुआ। लेकिन बाद में इसका विरोध हुआ। हाँ, बाद में जब राष्ट्रवाद बढ़ा तो नेताओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये सामान्य कानूनी प्रक्रिया से अलग था और अंग्रेज अधिकारियों को ज्यादा ताकत देता था। आखिरकार 1937 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसे खत्म कर दिया गया। और फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिसने ब्रिटिश राज खत्म किया और टिहरी जैसी रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में विलय का विकल्प रखा। अच्छा, एक इलाका जो थोड़ा अलग है, तराई भाबर, उसका क्या इतिहास रहा? हाँ, तराई भाबर मतलब पहाड़ के नीचे का मैदानी इलाका। यहाँ मुख्य रूप से थारू और बुक्सा जनजातियां रहती थीं। ये जमीन काफी उपजाऊ थी, इसलिए इस पर कब्जे के लिए कुमाऊं के राजाओं और मैदानी मुस्लिम शासकों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। अच्छा। मुगल काल में ये मुगलों के कब्जे में था। बाद में चंद राजा थे, बाज बहादुर चंद, उन्होंने शाहजहां से समझौता करके इसे वापस हासिल किया और बाजपुर नाम का शहर भी बसाया। और अंग्रेजों के जमाने में? अंग्रेजों के जमाने में यहाँ खेती को बढ़ावा मिला। खासकर काशीपुर में कपास बहुत होती थी, वहां मिलें भी लगी, बागवानी भी शुरू हुई। लेकिन यहाँ भी जंगलों की बहुत कटाई हुई, खासकर रेलवे स्लीपर बनाने के लिए। रेमजे ने थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश की। और यहाँ के मूल निवासी थारू और बुक्सा, उनका क्या हुआ? उनके साथ दिक्कतें हुईं। बहुत से पहाड़ी लोग सर्दियों में अपने जानवरों को लेकर यहाँ आ जाते थे, जिन्हें खत्ते या गोठ कहते थे। वन गुजर भी हिमाचल से आकर यहीं बस गए। इस सब में और कर्ज और धोखाधड़ी के चक्कर में थारू और बुक्सा लोगों की जमीनें धीरे धीरे उनके हाथ से निकलती गईं। ओह, ये तो दुखद है। अच्छा, अब आते हैं आजादी के निर्णायक दौर पर। उत्तराखंड ने स्वतंत्रता संग्राम में कैसे हिस्सा लिया? देखिए, यहाँ राष्ट्रवादी चेतना काफी पहले जाग गई थी। 1871 में अल्मोड़ा अखबार शुरू हो गया था। 1903 में हैप्पी क्लब बना। 1916 में कुमाऊं परिषद बनी। ये सब शुरुआती संगठन थे। फिर कूली बेगार विरोधी आंदोलन ने तो लोगों को बड़े पैमाने पर जोड़ दिया। 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया तो यहाँ भी अल्मोड़ा वगैरह में नमक बनाया गया, झंडा सत्याग्रह हुआ। और पेशावर कांड, वो तो बहुत मशहूर है। गोली चलाने के अंग्रेज हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। ये बहादुरी और अहिंसा के प्रति सम्मान की एक अद्भुत मिसाल थी। बिल्कुल। और दलित आंदोलन भी चल रहा था। हाँ, दलितों ने भी अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई। शिल्पकार सुधारणी सभा जैसे संगठन बने। दूसरी तरफ सरकार के समर्थक लोगों ने अमन सभा भी बनाई थी। और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें तो यहाँ जबरदस्त भागीदारी रही। बहुत गिरफ्तारियां हुई, लोगों ने सरकारी दफ्तरों, डाकखानों, टेलीफोन लाइनों को नुकसान पहुंचाया। खासकर चमोली जिले में कर्मभूमि जैसे अखबारों ने आंदोलन को हवा दी। कुछ लोग भूमिगत होकर भी काम करते रहे। और सालम और सल्ट में तो पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें गंगाराम, खीमदेव, चूड़ामणि, बहादुर सिंह जैसे कई लोग शहीद हो गए। सल्ट की घटना तो बहुत बड़ी थी। हाँ, सल्ट की कुर्बानी इतनी बड़ी मानी गई कि उसे कुमाऊं का बारदोली कहा गया। आजाद हिंद फौज में भी तो उत्तराखंड के बहुत से लोग थे। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद यहाँ के सैनिकों के जज्बे और बहादुरी से बहुत प्रभावित थे। लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी, मेजर देव सिंह दानू, कर्नल पीएस रतूड़ी जैसे कई बड़े अफसर उत्तराखंड से थे, जो आईएनए में ऊंचे पदों पर थे। और वीर केसरी चंद का नाम तो अमर है, जिन्हें अंग्रेजों ने जासूसी के आरोप में सिर्फ 24 साल की उम्र में 3 मई 1945 को फांसी दे दी थी। ओह, और टिहरी रियासत में क्या चल रहा था? वहां तो राजा का शासन था। हाँ, वहां लड़ाई दोहरी थी। एक तो अंग्रेजों से आजादी और दूसरा राजा के शासन से मुक्ति और भारत में विलय। इसे प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। अच्छा, प्रजामंडल आंदोलन। यहाँ भी संघर्ष काफी तीव्र था। 1930 में रवाई इलाके के तिलाड़ी मैदान में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर रियासत की सेना ने गोलियां चला दी, जिसमें कई लोग मारे गए। इसे तिलाड़ी कांड या रवाई कांड कहते हैं। और श्रीदेव सुमन तो टिहरी के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक हैं। उन्होंने रियासत में जिम्मेदार सरकार की मांग को लेकर जेल में 84 दिनों तक भूख हड़ताल की और 25 जुलाई 1944 को अपने प्राणों की आहुति दे दी।
84 दिन की भूख हड़ताल। हाँ, देश आजाद होने के बाद भी टिहरी में आंदोलन रुका नहीं। भारत में विलय की मांग तेज हो गई। कीर्तिनगर में फिर गोली चली जनवरी 1948, जिसमें नागेंद्र सकलानी और मूलूराम भरदारी शहीद हुए। आखिरकार जनता के दबाव में 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। और इस पूरे संघर्ष में पत्रकारिता की क्या भूमिका रही? बहुत अहम भूमिका रही। अल्मोड़ा अखबार से लेकर बाद में शक्ति, गढ़वाली, समता, युगवाणी जैसे अखबारों ने लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने, उन्हें आंदोलनों से जोड़ने और खबरें पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो ये थी उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास की एक लंबी और काफी उतार चढ़ाव भरी यात्रा, उन प्राचीन शैल चित्रों से लेकर आज़ादी और रियासतों की विलय तक। हमने देखा कि कैसे इस क्षेत्र ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, कैसे बाहरी ताकतों का सामना किया, कैसे अंदरूनी संघर्ष झेले और कैसे आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये इस जमीन से जुड़े लोगों के संघर्ष, उनकी संस्कृति को बचाए रखने की जिद और अपने भविष्य का फैसला खुद करने की चाहत की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। और जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं, उन प्राचीन संस्कृतियों से लेकर अलग अलग शासनों से गुजरते हुए एक आधुनिक राज्य बनने तक, तो एक सवाल मन में जरूर आता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि इतिहास की ये जो इतनी सारी परतें हैं, यहाँ की मूल संस्कृतियां, बाहर से आए लोग, जीत और हार, विरोध के तरीके, अलग अलग प्रशासनिक प्रयोग, इन सब ने मिलकर आज के उत्तराखंड की सोच, उसकी पहचान और उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें कैसे गढ़ा है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस अतीत की कौन सी गूंज, कौन सी आवाजें आज भी यहाँ के समकालीन मुद्दों में, यहाँ की राजनीति में, समाज में सुनाई देती हैं, शायद इस पर विचार करना हम सबके लिए जरूरी है।